2025 में अगर आप सामान्य टीवी खरीदने जाओगे तो वो बाजार में नहीं मिलेगा। बाजार में सारे टीवी स्मार्ट टीवी बन गए हैं और ज्यादातर स्मार्ट टीवी एंड्रॉयड टीवी हैं। भारत में ज्यादातर एंड्रॉयड टीवी सिर्फ 3 कंपनियां बनाती हैं, रेडियन, डिक्सन और भगवती। मैं सिर्फ सच बता रहा हूं क्योंकि सारे टीवी उन्हीं के कारखानों में बनते हैं। यहां सिर्फ लोगो बदले जाते हैं और बाजार में जो सामान मिलता है वो बिल्कुल वैसा ही होता है। यहां आपको सिर्फ सामान्य टीवी बाजार मिलेगा। यही बाजार की सच्चाई है जिसमें सिर्फ लोगो बदल दिया जाता है। असल में ये कंपनियां लोगो लेकर आई हैं। असल में इन कंपनियों ने एंड्रॉयड टीवी और गूगल टीवी का लाइसेंस लिया है जो उन्हें गूगल से मिला है। अब ये कंपनियां अपने टीवी बना सकती हैं और किसी को भी बेच सकती हैं, भले ही तुम एक स्मार्ट टीवी ब्रांड बनाना चाहो। आजकल भारत में स्मार्ट वॉच ब्रांड बनाना भी आसान है। तुम इस बात को समझ रहे हो? खैर, मैं तुम्हें स्मार्ट टीवी के खेल के बारे में एक और बात बताता हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे सामान्य टीवी खराब हैं। हालांकि कुछ कंपनियां घटिया क्वालिटी के टीवी बनाती हैं जिससे वो खराब हो जाते हैं, लेकिन कुछ टीवी की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो अगर तुम कोई भी टीवी खरीद रहे हो, बस ये देख लो कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो जेनेरिक हो या किसी ब्रांड का हो, क्योंकि आखिरकार वो एक ही जगह बना होता है। लेकिन इसके बाद की कहानी बहुत दिलचस्प है। जितने भी स्मार्ट टीवी मैं देख रहा हूं उनमें कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स हैं। पहली बात, इसमें बहुत सारा हार्डवेयर होता है। इन चिपसेट्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। हालांकि ज्यादातर कंपनियां मीडियाटेक के चिपसेट्स का इस्तेमाल करती हैं, खासकर सोनी टीवी। कुछ अच्छे चिपसेट्स भी हैं, लेकिन बाजार में ज्यादातर कंपनियां सस्ते मीडियाटेक या कुछ और चिप्स का इस्तेमाल करती हैं, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता। इसमें लग आता है। और कुछ टीवी में वाईफाई या ब्लूटूथ भी अच्छा काम नहीं करता। मैंने बड़ी कंपनियों के टीवी में भी यही दिक्कतें देखी हैं। टीवी खरीदते समय यह देखना बहुत जरूरी है कि वाईफाई रिसेप्शन अच्छा हो। अब दूसरी बड़ी समस्या जो मैंने देखी है वो यह कि एंड्रॉयड टीवी में अपडेट भूल जाओ। हाँ, एंड्रॉयड टीवी को अपडेट नहीं मिलता। यहां शायद ही कोई अपडेट देखने को मिलेगा, और अगर कोई अपडेट आता भी है तो सिर्फ तब जब कंपनी का ओडीएम कहता है कि तुम्हारा टीवी अपडेट नहीं हुआ, फिर जाकर अपडेट दिया जाता है। अब यहां एक और समस्या है। लोग कहते हैं कि अपडेट जरूरी नहीं है, लेकिन मैं तुमसे इतना कह सकता हूं कि अपडेट से कम बग्स और समस्याएं ठीक हो जाती हैं। अगर कोई ऐप सही से नहीं चल रहा है और अपडेट से ठीक हो सकता है तो यह अच्छी बात है, लेकिन ऐसी चीजें बहुत कम देखने को मिलती हैं। इसके अलावा आजकल के एंड्रॉयड टीवी के वर्जन बहुत पुराने होते हैं। अब मैं तुम्हें इसका नुकसान बताता हूं, क्योंकि टीवी मोबाइल फोन जैसा नहीं है। तुम इसे 2 साल, 3 साल, 4 साल तक यूज करोगे। 5 साल, 10 साल तक लोग टीवी चलाते हैं, लेकिन फिर ऐप्स का सपोर्ट खत्म होने लगता है। मान लो नेटफ्लिक्स ने कोई नया अपडेट दिया और वो पुराने वर्जन पर नहीं चला, तो अब तुम नई सुविधाएं नहीं ले पाओगे। यह भी एक समस्या है। इसीलिए कुछ कंपनियां इसका हल निकाल रही हैं, जैसे सैमसंग। क्योंकि सैमसंग एंड्रॉयड पर नहीं चलता, सैमसंग के पास टाइजन ओएस है। टाइजन पावर टीवी को सैमसंग 7 साल तक अपडेट दे रहा है। एलजी भी वेबओएस पर कुछ ऐसा ही कर रहा है, लेकिन बाकी सारी कंपनियां एंड्रॉयड टीवी पर हैं। अब अगली बड़ी बात, बजट एंड्रॉयड टीवी में पैनल की क्वालिटी बहुत खराब होती है, इतनी अच्छी नहीं होती। पहले QLED टीवी 60 से 70 हजार में मिलती थी, अब 25 से 30 हजार में भी मिल रही है, लेकिन वो असली QLED का एक्सपीरियंस नहीं देती। HDR कंटेंट देखने पर समस्या आती है। HDR के लिए डॉल्बी ऑडियो, डॉल्बी विजन, डॉल्बी एटमॉस जैसे लाइसेंस लिए जाते हैं, लेकिन असल में पैनल और स्पीकर्स की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, जिससे HDR सही नहीं दिखता। अगर तुम अच्छी स्क्रीन पर HDR देखोगे तो तुम्हें अंतर पता चलेगा। अब एक और समस्या OTT ऐप्स को लेकर है। बहुत सारे OTT ऐप्स हैं, सबका सब्सक्रिप्शन लेना मुश्किल है। आने वाले समय में कई ऐप्स बंद हो जाएंगे और सिर्फ कुछ लिमिटेड ऐप्स बचेंगे। वैसे भी हर टीवी में सभी ऐप्स अच्छे से काम नहीं करते। जैसे सोनी का एक ऐप एंड्रॉयड टीवी पर अच्छा चलता है, लेकिन एप्पल टीवी पर नहीं। कुछ ऐप्स फायर टीवी स्टिक पर अच्छे चलते हैं, कुछ ऐप्स एप्पल टीवी पर अच्छे चलते हैं, लेकिन सबका एक जैसा अनुभव नहीं होता। सबसे बढ़िया ऑप्टिमाइज किया हुआ ऐप यूट्यूब है, क्योंकि गूगल इसे ऑप्टिमाइज करता है। बाकी सारे OTT ऐप्स नाम के लिए बने हुए लगते हैं। लेकिन अब एक पॉजिटिव बात, अब स्मार्ट टीवी की रिपेयरिंग आसान हो गई है। टीवी के पार्ट्स मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। पैनल और बोर्ड बदलना आसान हो गया है। साधारण टीवी में बैटरी नहीं होती, इसलिए वहां कोई बैटरी की समस्या नहीं आती। लेकिन स्मार्ट टीवी में सॉफ्टवेयर को भी मजबूत बनाना जरूरी है, ताकि अगर टीवी 5 से 10 साल चले तो भी अच्छा परफॉर्म करे। अगर तुम टीवी खरीद रहे हो तो हाई क्वालिटी पैनल और अच्छे ब्रांड का टीवी देखो। खरीदने से पहले YouTube PR उसकी रिव्यू जरूर देखो, क्योंकि हर ब्रांड के कुछ टीवी अच्छे होते हैं, कुछ में दिक्कत होती है। और सच कहूं तो आज भी मुझे पुराने टेलीविजन याद आते हैं। कोई दिक्कत नहीं थी, सिर्फ एक सेट टॉप बॉक्स लगाओ और देखो। लेकिन स्मार्ट टीवी के आने से परफॉर्मेंस खराब हुआ है। एंड्रॉयड टीवी वो चीज है जिसने स्मार्ट टीवी को हर घर तक पहुंचा दिया है। एंड्रॉयड के आने के बाद मोबाइल फोन की कीमत कम हो गई, और यही बात एंड्रॉयड टीवी के साथ भी हुई।
जब एंड्रॉयड टीवी बाजार में आए तो उनकी कीमतें बहुत तेजी से गिर गईं। आज अगर आप 10,000 रुपए से कम कीमत में स्मार्ट टीवी खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। और अब तो हाल ऐसा हो गया है कि लोग नॉर्मल टीवी खरीदते ही नहीं। लेकिन जैसे जैसे एंड्रॉयड फोन विकसित हुए, एंड्रॉयड टीवी उतने विकसित नहीं हो पाए। एंड्रॉयड टीवी की समस्याएं। एंड्रॉयड टीवी के साथ कई समस्याएं भी जुड़ी हुई हैं। उदाहरण के लिए, आजकल बाजार में मिलने वाले ज्यादातर एंड्रॉयड टीवी बहुत ही लो एंड प्रोसेसर पर चलते हैं। अधिकतर एंड्रॉयड टीवी में कॉर्टेक्स A45 प्रोसेसर होता है, जो पावर सेविंग के लिए बना होता है। बजट फोन में भी यही प्रोसेसर इस्तेमाल किया जाता है। यहां तक कि महंगे टीवी में भी बहुत पावरफुल प्रोसेसर नहीं मिलते। असल में कंपनियां मीडियाटेक और एमलॉजिक के प्रोसेसर इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि ये बजट में मिलते हैं। लेकिन मीडियाटेक बहुत अच्छे और प्रीमियम प्रोसेसर भी बनाता है, लेकिन भारत में वो देखने को नहीं मिलते। असल में क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन प्रोसेसर जो मोबाइल फोन में देखने को मिलता है, वो एंड्रॉयड टीवी में नहीं होता। आपको एक भी एंड्रॉयड टीवी में इसका प्रोसेसर देखने को नहीं मिलेगा, और यही एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या रैम। आजकल ज्यादातर बड़े ब्रांड के एंड्रॉयड टीवी सिर्फ 3 GB रैम के साथ आते हैं। अब खुद सोचिए, 2025 में 3 GB रैम वाकई काफी है। अगर आप आज कोई अच्छा एंड्रॉयड फोन खरीदेंगे तो उसमें 6 GB या 8 GB रैम मिलेगी, और यहां सिर्फ 3 GB रैम दी जा रही है। यार, 10,000 रुपए के फोन में भी 3 GB रैम नहीं दी जाती, लेकिन टीवी में दी जा रही है। अब सोचिए, 3 GB रैम कितना चलेगी? यह भविष्य के लिए कितनी सुरक्षित है? आगे चलकर यह कितने ऐप्स को सपोर्ट कर पाएगी? तीसरी समस्या, एंड्रॉयड वर्जन। क्या आपने कभी सुना है कि किसी टीवी को एंड्रॉयड का नया अपडेट मिला हो? जब मैंने OnePlus TV Q1 खरीदा था तो उसमें एंड्रॉयड 11 था। कंपनी ने वादा किया था कि 3 साल तक अपडेट मिलेंगे, लेकिन सच बताऊं, 3 साल में एक भी अपडेट नहीं मिला। आज भी वो एंड्रॉयड 11 पर ही चल रहा है। अब OnePlus ने टीवी बनाना ही बंद कर दिया, जबकि आज के नए टीवी एंड्रॉयड 13 और एंड्रॉयड 14 पर आ रहे हैं। और ये सिर्फ एंड्रॉयड टीवी की दिक्कत नहीं है, गूगल की भी गलती है। गूगल अपने एंड्रॉयड टीवी को उतना बढ़ावा नहीं देता जितना स्मार्टफोन को देता है। UI और गूगल टीवी का सच। अब UI की बात करें। यार, एंड्रॉयड 8 के बाद से UI वही का वही है। बस गूगल ने एक नया नाम दे दिया, गूगल टीवी। लेकिन रुको, गूगल टीवी कोई नया ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। यह भी एंड्रॉयड ही है, बस ऊपर एक नया लॉन्चर लगा दिया गया है। कुछ कंपनियां गूगल टीवी देती हैं, जैसे TCL, टोशिबा, हाइसेंस। बाकी ब्रांड अभी भी पुराने एंड्रॉयड टीवी पर ही टिके हैं। एप्स और परफॉर्मेंस की दिक्कतें। अब बात करें एप्स की, तो 3 GB रैम में क्या ही मल्टीटास्किंग होगी। एंड्रॉयड टीवी में एप्स लैग करते हैं, बग्स आते हैं, UI स्मूथ नहीं चलता। इसके अलावा ब्लॉटवेयर भी बहुत होते हैं, और एंड्रॉयड अपडेट की कोई गारंटी नहीं होती। अब सोचिए, जो इंसान एक बार टीवी खरीदता है वो कम से कम 5 से 10 साल तक उसे चलाना चाहता है। अब मान लो कोई ऐप एंड्रॉयड 11 का सपोर्ट बंद कर दे, तो फिर उस ऐप को आप कैसे चलाओगे? ये सवाल इन कंपनियों के पास भी कोई जवाब नहीं है। समाधान क्या है? आप एंड्रॉयड टीवी बॉक्स या टीवी स्टिक इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे माई टीवी स्टिक, रियलमी टीवी स्टिक, फायर टीवी स्टिक, एप्पल टीवी बॉक्स। अब फायर टीवी स्टिक की बात करें तो ये एंड्रॉयड पर ही बेस्ड है, लेकिन अमेजन इसमें ज्यादा अच्छे अपडेट देता है। UI भी स्मूथ रहता है, पर इसमें गूगल प्ले स्टोर नहीं होगा। अब एप्पल टीवी बॉक्स की बात करें तो इसमें F15 बायोनिक प्रोसेसर है, जो बाकी सभी टीवी बॉक्स से कहीं ज्यादा पावरफुल है। इसका UI भी तेज और स्मूथ है, लेकिन एप्पल टीवी महंगा है, 15,000 रुपए में सिर्फ एक बॉक्स। अब देखें तो हर ऑप्शन में कुछ ना कुछ दिक्कत है। शायद इसीलिए LG ने WebOS और सैमसंग ने Tizen OS निकाला, क्योंकि वो एंड्रॉयड पर भरोसा नहीं करना चाहते। LG और सैमसंग के टीवी में UI ज्यादा स्मूथ और तेज होता है, पर फिर भी टीवी इंडस्ट्री में कोई बड़ा इनोवेशन नहीं हुआ। गूगल एंड्रॉयड टीवी को सीरियसली नहीं ले रहा। एंड्रॉयड टीवी में सालों से कुछ नया नहीं आया, और कंपनियां अपडेट देने के लिए मजबूर भी नहीं है। दोस्तों, अगर आप बाजार में नया टीवी लेने वाले हो तो बहुत कम चांस है कि आपको नॉर्मल टीवी मिले। बाजार में जितने भी टीवी दिखेंगे सब स्मार्ट टीवी होंगे, और पिछले 5 साल में यही हुआ है। भारत में तो ऐसी क्रांति आई कि स्मार्ट टीवी बहुत पॉपुलर हो गए और नॉर्मल टीवी मार्केट से बाहर ही हो गए। अब यह सुनने में अच्छा लगता है कि जैसे फीचर फोन की जगह स्मार्टफोन आ गए, वैसे ही स्मार्ट टीवी ने नॉर्मल टीवी को रिप्लेस कर दिया। पर क्या यह सच में अच्छी बात है, या इसका कुछ नुकसान भी है? आइए इस वीडियो में इसी पर बात करते हैं। टीवी इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि अभी बाजार में जो ज्यादातर स्मार्ट टीवी मिलते हैं वो भारत में ही बनते हैं। जितने भी बजट एंड्रॉयड टीवी हैं, जो भी कंपनियां दिखती हैं, वो सब अपने टीवी भारत में ही बनाती हैं। पर क्या आपको पता है कि इन टीवी के पीछे कौन सी कंपनियां हैं? मैं कुछ नाम बताऊंगा, बताना कि आपने इनके बारे में सुना है या नहीं।
रेडियंट, डिक्सन, भगवती इलेक्ट्रॉनिक्स, वीडियोटेक्स, एसपीपीएल। शायद आपने इनमें से किसी का नाम भी नहीं सुना होगा, पर अगर आपका टीवी एंड्रॉयड टीवी है तो बहुत चांस है कि ये इन्हीं कंपनियों की फैक्ट्री में बना हो। जी हां, ये कंपनियां ओडीएम पार्टनर हैं। इनके पास गूगल का लाइसेंस है और ये अलग अलग ब्रांड्स के लिए टीवी बनाती हैं। कुछ कंपनियां तो ब्रांड लाइसेंसिंग भी कर लेती हैं, मतलब टीवी बनाकर किसी और कंपनी का लोगो लगाकर फ्लिपकार्ट या अमेजन पर बेच देती हैं। उदाहरण के लिए एसपीपीएल कंपनी कोडक, थॉमसन और ब्लैकप्लस के लिए टीवी बनाती है, पर अंदर की टेक्नोलॉजी वही रहती है। क्या यह सही है? अब मैं ये नहीं कह रहा कि यह गलत है, पर असल में ज्यादा ऑप्शन नहीं मिलते और क्वालिटी भी थोड़ी समझौते वाली होती है। अगर सैमसंग, एलजी और सोनी की बात करें तो ये अपनी खुद की टेक्नोलॉजी बनाते हैं, रिसर्च करते हैं, नई सुविधाएं लाते हैं, पर जो बजट टीवी हैं वो कीमत कम करने के लिए क्वालिटी से समझौता करते हैं। और मैंने देखा है कि ये टीवी सभी फीचर्स नहीं देते बल्कि फीचर्स की कटौती करते हैं। पर इसका फायदा यह है कि टीवी अब बजट रेंज में मिलते हैं। कई चीनी कंपनियों ने भी इसका फायदा उठाया, जैसे रियलमी और वनप्लस ने टीवी बनाए। बाद में उन्होंने अपना टीवी बिजनेस ही छोड़ दिया। वनप्लस ने 5 साल पहले टीवी लॉन्च किए थे, पर उनका टीवी मार्केट में नहीं चला। रियलमी ने भी कोशिश की, पर वो भी नहीं चला। पर Xiaomi अच्छा कर रही है, क्योंकि बजट टीवी वो ओडीएम से बनवाती है और महंगे टीवी के लिए खुद R&D करती है। स्मार्ट टीवी की बड़ी समस्या। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, इन स्मार्ट टीवी की शेल्फ लाइफ बहुत कम है। अगर आप स्मार्टफोन लेते हैं तो 3 से 4 साल तक आराम से यूज कर सकते हैं, पर टीवी एक ऐसी चीज होती है जिसे लोग 10 से 20 साल तक चलाना चाहते हैं। पर स्मार्ट टीवी कुछ सालों में ही स्लो हो जाते हैं। उनका हार्डवेयर इतना पावरफुल नहीं होता और सॉफ्टवेयर अपडेट भी जल्दी मिलना बंद हो जाते हैं। उदाहरण के लिए मेरे पास 5 साल तक वनप्लस टीवी था। कंपनी ने 3 अपडेट देने का वादा किया था, पर जब वनप्लस ने टीवी बनाना बंद कर दिया तब भी एंड्रॉयड 11 का अपडेट मिला। क्यों? क्योंकि गूगल ने लाइसेंस की शर्त रखी थी, पर अपडेट के बाद टीवी और स्लो हो गया। कई दिक्कतें आने लगीं। ऐसा लगा कि जानबूझकर परफॉर्मेंस गिरा दिया गया ताकि लोग नया टीवी खरीदें। इसका हल क्या है? अब सवाल यह है कि क्या 5 से 10 साल बाद ये टीवी ठीक से काम करेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदलती रहती है। अगर आपका टीवी पुराना हो गया तो उसमें नए ऐप्स और फीचर्स ठीक से नहीं चलेंगे। इसका एक सॉल्यूशन है टीवी बॉक्स या स्टिक, जैसे एप्पल टीवी बॉक्स, फायर टीवी स्टिक। इससे आप पुराना टीवी भी चला सकते हैं और परफॉर्मेंस ठीक बनी रहती है। ओटीटी ऐप्स और प्राइवेसी का मसला। अब बात करते हैं ओटीटी ऐप्स की। टीवी चैनल्स की जगह अब ओटीटी ऐप्स आ रहे हैं, पर ये महंगे होते जा रहे हैं। भारत में 40 से अधिक ओटीटी ऐप्स हैं। अगर आप सब्सक्रिप्शन लोगे तो ये टीवी से भी ज्यादा महंगे पड़ सकते हैं। इसके अलावा ओटीटी ऐप्स में भी दिक्कतें हैं। ज्यादातर ऐप्स सभी टीवी में सही से नहीं चलते। कुछ में लैग, स्लो परफॉर्मेंस या बग्स होते हैं। ये दिक्कतें सिर्फ एंड्रॉयड टीवी में ही नहीं बल्कि एप्पल टीवी और फायर टीवी में भी दिखती हैं। डेटा और प्राइवेसी का खतरा। अब बात करते हैं डेटा और प्राइवेसी की। स्मार्ट टीवी इंटरनेट से कनेक्टेड होता है। गूगल, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, ये सब आपका डेटा कलेक्ट करते हैं। आप क्या देख रहे हैं, कब देख रहे हैं, सब ट्रैक किया जाता है। स्मार्ट टीवी में इंटरनेट कनेक्टिविटी, एप्स और फील्डिंग जैसी कई सुविधाएं होती हैं। परंतु क्या आप जानते हैं कि ये आपके व्यक्तिगत डेटा को भी ट्रैक कर सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि कई स्मार्ट टीवी आपके देखने की आदतों को रिकॉर्ड करते हैं? यह डेटा कंपनियों को बेचा जा सकता है। इसके अलावा स्मार्ट टीवी में कई बार सुरक्षा की कमी होती है। हैकर्स आसानी से आपके टीवी में घुसपैठ कर सकते हैं। यह केवल तकनीकी खतरे नहीं हैं, हमारे बच्चों के लिए भी यह खतरनाक साबित हो सकता है। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे ऐसे कंटेंट देखें जो उन्हें प्रभावित कर सकता है? स्मार्ट टीवी में मौजूद विज्ञापन और कंटेंट आपके बच्चों की मानसिकता को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए हमें यह समझने की जरूरत है कि स्मार्ट टीवी का उपयोग सोच समझकर करना चाहिए। स्मार्ट टीवी की सुविधाएं हमें आकर्षित करती हैं, लेकिन इसके पीछे की काली हकीकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सच यह है कि हमें अपने डेटा और अपने परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए, पर कोई भी टीवी कंपनी इस बारे में बात नहीं करती। क्या स्मार्ट टीवी का भविष्य बेहतर होगा? कुल मिलाकर स्मार्ट टीवी की हालत अभी अच्छी नहीं है। सब टीवी एक जैसे ही लगते हैं और उनमें बहुत ज्यादा नया कुछ नहीं हो रहा। ओटीटी ऐप्स का भी बहुत ज्यादा दखल हो गया है। भविष्य में हमें टीवी चैनल्स और ओटीटी के बीच बैलेंस देखना पड़ेगा। आशा है कि स्मार्ट टीवी और बेहतर होंगे। लोग अपने टीवी लंबे समय तक चला पाएंगे और दिखावटी फीचर्स कम करके रियल क्वालिटी पर ध्यान दिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रिव्यू ZX साइनिंग ऑफ। बाय बाय।